हेलो बच्चों, कैसे हो, क्या हाल चाल। आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स। जनरली हमारे पास है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स की दो ब्रांच है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे रे ऑप्टिक्स के बारे में। तो सबसे पहली बात आ जाती है कि भाई ऑप्टिक्स क्या होती है, ऑप्टिक्स है क्या। 10th में भी पढ़ा था हमने ऑप्टिक्स। तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ physics which deals with phenomena like reflection, refraction, dispersion, interference, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये सब हमें पढ़ने हैं ऑप्टिक्स के अंदर। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन पढ़ा थोड़ा बहुत, प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म क्या होता है, यहाँ सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक चीज़ सोचने वाली है कि ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स में ये सारे फिनोमिना आ रहे हैं, ये फिनोमिना किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या करंट चाहिए, क्या मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, बैटरी चाहिए, किससे होंगे, कुछ नहीं। बेसिक चीज जो इसके पीछे है, बेसिक्स, वो है लाइट। चाहे वो सनलाइट हो, चाहे टॉर्च की लाइट हो, चाहे ऑर्डिनरी कोई भी लाइट हो, लाइट है तो ये पॉसिबल है, लाइट नहीं है तो ये सब पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है बेटा। तो बिल्डिंग ब्लॉक, बेसिक थिंग क्या है ऑप्टिक्स के पीछे, लाइट। लाइट है तो सब पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई लाइट क्या होती है। अब जनरली एक आम बच्चे से पूछा जाए भाई लाइट क्या होती है, बच्चा क्या बोलेगा, लाइट है, घर में स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, लाइट, ट्यूबलाइट ऑन, सनलाइट आ रही है, सब लाइट है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लाइट, लाइट वो चीज़ है जिससे हमें कुछ दिखाई दे, है ना। लाइट enables us to see things। लाइट हमें चीज़ें देखने के लिए हेल्प करती है। मेरी बात समझ में आ रही है। लाइट का यूज करके हम चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है। अब क्या लाइट सब कुछ देख सकते हैं लाइट से? नहीं, लाइट में एक्चुअली पार्ट होते हैं। हमने 5th में पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, याद आ रहा है कुछ, इसके पार्ट थे ना, रेडियो वेव याद आ रहा है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज और गामा रेज। याद आया कुछ? ये हमारे पास 7 पार्ट थे। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सबके अलग अलग होते हैं, उसी के बेसिस पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने इसको डिवाइड किया था। ठीक है भाई। ये जो पार्ट हैं, ये सारे पोर्शन को हम नहीं देख सकते, नॉट विजिबल। ये वाला पोर्शन हमारे लिए विजिबल नहीं है। ठीक है भाई। कौन सा पार्ट बच गया? ये, ठीक है ना, विजिबल रेडिएशन। इसमें हमने सुना होगा विबग्योर, VIBGYOR। तो विजिबल जो पार्ट है इसमें 7 कलर होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। पता है ना आप सबको, ये 7 कलर होते हैं जिससे स्पेक्ट्रम बनता है। याद आ रहा है कुछ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी पढ़ा था हमने। तो ये रीजन है जो हमें कुछ देखने में हेल्प करता है। लेकिन लाइट को आप डायरेक्ट नहीं देख सकते। लाइट इज नॉट सीन डायरेक्टली। आप स्पेस में जाओ, स्पेस में बिल्कुल अंधेरा है, लेकिन वहाँ भी सनलाइट तो आ रही है, लेकिन सनलाइट होने के बावजूद भी वहाँ पे अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। पार्टिकल से टकराएगी, टकरा के वापस हमें आएगी तो वो पार्टिकल में दिखाई देगा। वहाँ कुछ पार्टिकल गैस कुछ है ही नहीं, तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा रहता है, तो लाइट दिखाई नहीं देती। लेकिन लाइट जिस ऑब्स्टेकल से टकराएगी, वो टकरा के जब हमारी आईज में आएगी तब वो हमें दिखाई देती है। स्कैटरिंग, रिफ्लेक्शन ये बोलते हैं, समझ गए ना। तो लाइट डायरेक्ट नहीं देख सकते, किसी से टकरा के जब आएगी तब दिखाई देगी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई। अब हम बात कर रहे हैं लाइट की। लाइट में कितने कलर होते हैं? 7। विबग्योर से हमने दिया है इसको, स्पेक्ट्रम बनता है इससे। ठीक है भाई। अब मान लो लाइट के रास्ते में या लाइट के आगे एक लाल रंग का
कुछ भी ग्लास लगा दिया, उसके अंदर से कैसी लाइट जाएगी? रेड। तो वो एक कलर की लाइट हो गई, सिंगल कलर। सिंगल कलर का मतलब है सिंगल वेवलेंथ, इसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्या बोलते हैं बेटा इसको? मोनोक्रोमेटिक। मतलब लाइट ऑफ सिंगल कलर और वेवलेंथ। 7 वेवलेंथ होती हैं, 7 कलर होते हैं, तो ईच वेवलेंथ को ईच कलर भी बोल देते हैं, क्योंकि ईच वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एक कलर होता है। ठीक है। एक होता है पॉलीक्रोमेटिक। पॉली का मतलब मैनी, बहुत ज्यादा। लाइट ऑफ मैनी वेवलेंथ्स या मैनी कलर्स। तो आपकी जो सनलाइट होती है, जो वाइट लाइट होती है, वो पॉलीक्रोमेटिक होती है, उसके अंदर 7 कलर होते हैं। पता है आपको, स्पेक्ट्रम बनता है ना 7 कलर का। अगर बारिश के बाद एकदम से लाइट आ जाए तो रेनबो बनता है, 7 कलर होते हैं। ठीक है ना। तो पॉलीक्रोमेटिक लाइट कहलाती है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, ये बात मुझे समझ में आ जाती है। ठीक है भाई। इसके बाद बेसिक बात समझ में आ गई लाइट की। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या डील करने वाले हैं? हम सबसे पहले रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? रिफ्लेक्शन। लेकिन कुछ बेसिक बातें जो इससे जुड़ी हुई हैं वो डिस्कस करनी है हम लोगों को। तो रिफ्लेक्शन से पहले कौन सा कंसेप्ट रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यूज होगा, उसका नाम है कॉर्पस्कुलर थ्योरी। कॉर्पस्कुलर एक साइंटिस्ट था, इसने एक थ्योरी दी। इसके बेस पे हमने रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। फिर ये फेल हो गया। फिर एक फर्मेट नाम का साइंटिस्ट आया, उसने कुछ बताया। फिर हाइजन आया। इस टाइप से अलग अलग साइंटिस्ट। सबसे पहले कॉर्पस्कुलर, ही एज्यूम्ड लाइट कंसिस्ट मास लेस टीनी, टीनी का मतलब स्मॉल, particles which travels in straight line। इसने माना कि लाइट के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, मासलेस। फोटोन नहीं है ये, फोटोन अलग चीज होती है। विच ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन में चलते हैं, ऐसा माना गया। अब इसका यूज करके हमने रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। रिफ्लेक्शन इससे एक्सप्लेन हुआ भी, ऐसी बात नहीं है। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहती है, समझ में आ गई बात? ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट थिंग बात करें भाई, ये बेसिक था, इसका यूज करेंगे। अब कुछ बेसिक टर्म्स जो लाइट के लिए यूज होती हैं, 10th में पढ़ी हुई हैं। रे, बार बार बोलेंगे भाई, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। रे क्या होती है बेटा? रे होती है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ in which light travels। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसके अंदर लाइट चलती है सीधी। इसने एज्यूम किया लाइट सीधी चलती है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। रे क्या होती है मुझे समझ में आ गया। रे के बाद एक बात आती है बीम। किसकी बात आती है बेटा? बीम। बीम क्या होती है भाई? अब बीम का मतलब पिलर नहीं है यहाँ पे, सुना होगा बीम ऑफ लाइट। तो बीम क्या होती है? ग्रुप ऑफ रेज फॉर्म्स बीम ऑफ लाइट। जनरली लाइट की बीम बोलते हैं। बीम ऑफ लाइट का मतलब बहुत सारी रेज एक साथ। अब ये 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट, कन्वर्जिंग। तो कन्वर्ज का मतलब एक पॉइंट पे मिलना। लाइट अगर आके एक पॉइंट पे मिलती हैं तो ये कन्वर्जिंग होती है। ठीक है। दूसरा, डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब फैलना, एक पॉइंट से फैलना। ठीक है। तीसरा, पैरेलल बीम। थोड़ा पैरेलल का मतलब रेज एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बीम को हम इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग और पैरेलल। ठीक है भाई, इस टाइप से हम बात कर सकते हैं। ठीक है भाई। अब एक बात,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट, पढ़ा था ना। उसी टाइप से ध्यान देने वाली बात है, टू रेज ऑफ लाइट कैन इंटरसेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द पाथ ऑफ ईच। याद होगा प्लस वन में हमने वेव पढ़ी थी, वेव जब एक दूसरे के अंदर से मिक्स होती हैं तो एक दूसरे को बिना डिस्टर्ब किए वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। उसी टाइप से दो रेज आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, जब इंटरसेक्ट करेगी वहाँ कुछ चेंज आएगा, लेकिन उसके बाद एज इट इज बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना। तो एक दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब नहीं करती। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके बाद और देखा जाए, अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन until it collides with an obstacle। लाइट तब तक सीधी चलेगी जब तक वो किसी से टकराना आ जाए। जैसे आपने आपकी छोटी क्लासेस जनरली 5th 6th में पढ़ा होगा, ग्रास जो होती है, घास होती है, हमें ग्रीन दिखाई देती है, हरी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि लाइट आई, उस पर टकराई, समझ रहे हो ना। और टकराने के बाद क्या हुआ, सारी रेज सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए और ग्रीन कलर वहाँ से रिफ्लेक्ट हुआ, समझ रहे हो। तो टकरा के रिफ्लेक्ट हुआ ग्रीन, तो हमें ग्रीन दिखाई देती है। अगर येलो कलर वहाँ से रिफ्लेक्ट होगा तो येलो दिखाई देगी। जनरली बात ये है कि टकरा के रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होकर जो हमारे पास आया तब हमें दिखाई दी। बात ये घास हमें दिखाई देती है, क्यों? क्योंकि लाइट वहाँ से टकरा के हमारे पास आ रही है। तो लाइट तब तक सीधी चलेगी जब तक वो कहीं पर टकराना आ जाए। इसका मतलब टकराने के लिए ऑब्स्टेकल होती है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ऑब्स्टेकल होगी, टकराएगी, टकराएगी तो मुड़ेगी, मुड़ने का मतलब रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन भी हो सकता है, हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन। अब कुछ और बेसिक बातें, जैसे भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? सोर्स ऑफ लाइट। इट इज सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइट का सोर्स है। इसको जनरली बोलते हैं लुमिनस। ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? लुमिनस ऑब्जेक्ट। क्लियर? नॉन लुमिनस भी होता है। अगर ऑब्जेक्ट लाइट एमिट करता है तो वो लुमिनस, और लाइट एमिट नहीं करता, ये क्या होता है? एमिट्स लाइट। डू नॉट एमिट लाइट। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट तो लाइट एमिट करेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट तो हमेशा लुमिनस होता है, नॉन लुमिनस नहीं होता। नॉन लुमिनस का मतलब डू नॉट एमिट लाइट, तो ऑब्जेक्ट तो नहीं होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट वो हो गया जो लाइट एमिट करता है। इतनी बात समझ में आ गई। ऑब्जेक्ट दो टाइप के होते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जहाँ से रे ऑफ लाइट निकलती है, इसका मतलब वो सोर्स है। सोर्स है इसका मतलब लुमिनस। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ तो मैं हॉट बॉडीज, आयरन 800 डिग्री सेल्सियस, लोहे को 800 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दो, वो रेड हो जाता है, रेडिएशन वहाँ से निकलनी शुरू होती है, तो वो एक टाइप का लुमिनस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? लुमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। मेरी बात समझ रही है? रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो रियल में एग्जिस्ट करे। वर्चुअल जो होती है जहां से रेज अपीयर टू मीट हो। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे सपोज करो ये मेरे पास एक मिरर है, इतना तो पता ही आपको, प्लेन मिरर है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से रे एक्चुअल में गई और टकरा के इधर चली गई, इधर, तो रे निकल रही है, इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट, ठीक है ना।
रेज एक्चुअली एमिट्स, या कुछ भी लिख सकते हैं, रेज निकल रही है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इसको बोलेंगे रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल क्या होगा, देखो मान लो इस टाइप से रेज आ रही है, अब यहां अगर देखा जाए ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से, इतना समझ में आ रही है ना बात आपको, हम आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है। मिरर है, जैसे मान लो सन से लाइट आ रही है, अब सन से लाइट आ रही है, लाइट यहाँ टकराई तो एक्चुअली मीट कर रही है, अपीयर टू मीट, क्या बोलते हैं इसको, अपीयर टू मीट। अपीयर टू मीट का मतलब है लाइट यहां से यहां पे आ गई, इधर मुड़ गई, लेकिन अगर नहीं मुड़ती तो ऐसे आती, एक्चुअल में मुड़ चुकी है वो, तो अपीयर टू मीट का मतलब डॉटेड लाइन से हमने उसको जबरदस्ती मिलाया, तो जबरदस्ती मिलाया अपीयर टू मीट, इसको बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है जिसमें लाइट मिलती हुई दिखाई देती है लेकिन एक्चुअल में नहीं मिलती, बट यहाँ पे एक्चुअल में लाइट जा रही है यहाँ से, मेरी बात समझ रहे हो? तो ये रियल ऑब्जेक्ट होता है, ये वर्चुअल होता है। वर्चुअल में रे इन्फिनिटी से मतलब बहुत दूर से आती है, यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ से निकल रही है। तो रियल में एक्चुअल में निकलती है, यहाँ पे आती हुई दिखाई देती है। क्लियर हो गया होगा? ठीक है। इसी टाइप से ऑब्जेक्ट के साथ साथ आती है इमेज। इमेज क्या होती है? इट इज अ पॉइंट where rays converge। ये एक पॉइंट होता है जहां पे रे कन्वर्ज होती हैं। कन्वर्ज का मतलब मिलती हैं, मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, कुछ भी कह सकते हैं, फिलहाल रिफ्रैक्शन कर रहे हैं इसलिए, फ्रॉम मिरर ऑब्स्टेकल। किसी ऑब्स्टेकल से मिरर से टकरा के अगर रे कहीं मिलती हैं तो उसको क्या बोलेंगे? इमेज। जैसे यहाँ देखो, ये यहाँ गई, टकरा के इधर आई, तो यहाँ अगर देखा जाए तो इसको वापस लेके आए ऐसे, यहाँ पे ये अपने आप आया, तो ये रे टकरा के यहाँ पे मिली। तो मुझे देख के ये बताओ, ये रियल है या ये रियल है? कौन सा रियल है, कौन सा वर्चुअल है? जो एक्चुअल में मिले वो रियल होता है, और इसको जबरदस्ती मिलाया जाए वो वर्चुअल होता है। तो ये टकरा के यहाँ मिली, ये है रियल इमेज, समझ गए? और ये क्या है? वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये टकरा के ऊपर जा रहा है, इन्फिनिटी पे जा रहा है, लेकिन अगर वापस लेके आए तो यहाँ बनता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर? तो वर्चुअल इमेज। मिरर में हमें जो इमेज दिखाई देती है हमारी, वो वर्चुअल होती है। क्लियर? मिरर में हम रियल ऑब्जेक्ट हैं, हमें जो इमेज दिखाई दे रही है हमारी, वो वर्चुअल होती है। क्लियर? ओके। तो इमेज समझ में आ गई, दो टाइप की होती हैं, रियल और वर्चुअल। रियल जो एक्चुअल में मिले, वर्चुअल जो जबरदस्ती मिलानी पड़े। ठीक है, डॉटेड लाइन से। ओके। इमेज जनरली नॉन लुमिनस होती है, ये खुद कोई लाइट एमिट नहीं करते। क्या इतनी बात समझ में आ गई? रे क्या होती है, बीम क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कितने टाइप का होता है, लुमिनस नॉन लुमिनस, इमेज क्या होती है, कैसी होती है। क्लियर बेटा? ठीक है, ये बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कैसे क्या होता है, ऑप्टिक्स में क्या क्या यूज करते हैं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं, 10th में पढ़ी होंगी आप लोगों ने। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या? अब लाइट के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, अब हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये क्या होता है? सबसे पहले इसको हम देखते हैं, समझते हैं। इट इज द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट। It is the change in path of light
फ्रॉम एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल में जनरली हम लोग मिरर लेते हैं, इनटू सेम मीडियम, मतलब चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, लाइट का जो रास्ता है पाथ उसमें चेंज आ जाता है जब वो किसी ऑब्स्टेकल से टकराती है। जनरली हम लोग ऑब्स्टेकल का लेके चलते हैं मिरर, और वो लाइट टकरा के उसी मीडियम में, जैसे एक मीडियम एयर है तो वो टकरा के एयर में आ जाएगी, और जहाँ टकराएगी उस बाउंड्री से दूसरी साइड मान लो कोई दूसरा मीडियम है, लिक्विड, गैस, सॉलिड, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो लाइट टकरा के दूसरे मीडियम में नहीं जाएगी, उसी में वापस आ जाएगी। अगर दूसरे में जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, पढ़ा होगा ना, एक मीडियम से दूसरे में रिफ्रैक्शन, और उसी में वापस आ जाए, पहले वाले में तो रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है मिरर ही क्यों, मिरर क्यों यूज करते हैं भाई? क्योंकि मिरर जो होता है उससे ज़्यादा स्मूथ कुछ नहीं हो सकता। इट कैन बी मेड मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शनलेस, या इट कैन बी मेड स्मूथ एज मच एज पॉसिबल। मिरर को सबसे ज़्यादा स्मूथ बनाया जा सकता है हाई डिग्री से, और किसी को नहीं बनाया जा सकता। ठीक है ना, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा कम जो हो सकता है, फ्रिक्शन किसी का भी जीरो तो हो नहीं सकता, बहुत ज़्यादा कम जो हो सकता है वो मिरर का हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। इसीलिए मिरर में हमें हमारी इमेज दिखाई देती है एज, अदरवाइज तो कुछ भी चीज़ स्मूथ होगी, टाइल्स वगैरह, तो वहाँ भी इमेज दिखाई देती है, लेकिन उसको कितना ही स्मूथ कर लो, एक डिग्री तक होता है वो, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो मिरर, शीशा जो होता है, ग्लास का बना होता है ना, ग्लास, कांच का, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मैक्सिमम स्मूथ हो सकता है, इसलिए हम लोग मिरर यूज करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है भाई, रिफ्लेक्शन क्या होता है समझ में आ गया, मिरर क्या होता है समझ में आ गया। मिरर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि स्मूथनेस ज़्यादा होती है, रिफ्लेक्शन अच्छे से होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ आ गई। ठीक है, मिरर की बात हो गई। अब बात आती है रिफ्लेक्शन में होता क्या है भाई, रिफ्लेक्शन में होता क्या है। देखो, मान लो ये मेरे पास एक मिरर है, सरफेस, ये मैंने डाला इसके ऊपर एक नॉर्मल, क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल, जनरली एन से लिखते हैं। ठीक है, ये मिरर है। जनरली जो मिरर होता है वो प्लेन मिरर भी हो सकता है, वो कर्व्ड भी हो सकता है। कर्व्ड में एक सरफेस होता है रफ, ओपेक बोल देते हैं इसको, और एक सरफेस होता है स्मूथ, इसको पॉलिश्ड भी बोल सकते हैं। पॉलिश कर दिया, अच्छे से चमका दिया, जूता पॉलिश हो जाता है अच्छे से, तो वहाँ भी कुछ रिफ्लेक्शन होता है लाइट का, होता है ना बेटा। तो स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस, पॉलिश, ओपेक, कुछ भी बोल सकते हैं। इस तरह से ये स्मूथ है, ये ओपेक है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, आगे आएगा। ठीक है, इस टाइप से, ये बाद में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर समझ में आ गया। मिरर जनरली स्मूथ और रफ, एक साइड से रफ होता है, एक साइड से स्मूथ होता है। ठीक है भाई, बात समझ आ गई। तो नॉर्मल आ गया। अब इसमें क्या होता है, लाइट आई, रे ऑफ लाइट स्ट्रेट मांगते हैं, कॉर्पस्कुलर थ्योरी क्या कहते हैं, लाइट स्ट्रेट लाइन में चलेगी, फिर वो टकरा के चली जाती है। अब वो टकराई आई, टकराई चली गई, कितने एंगल पे आई, मान लो थीटा एंगल पे आई, टकरा के चली गई, कितने एंगल पे नहीं पता, तो इसके लिए कुछ लॉज बनाए गए। क्या बनाए गए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये कहता है कि ये इंसिडेंस का एंगल है आई,
तो ये एंगल है रिफ्लेक्शन का आर, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, 10th में पढ़ा हुआ है आपका, अच्छे से ध्यान रखो, इसको हो गया। सेकंड पॉइंट कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन सेम प्लेन। ये सारे एक ही प्लेन में होते हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन 10th में पढ़े थे, वही चीज़ें हैं, नई चीज़ नहीं है। ये पूरा सिस्टम एक ही प्लेन में होता है। अब देखो मैंने कहा था लाइट आई, टकराई, टकरा के उसी मीडियम वापस, ये एक मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, मीडियम 2, मीडियम 1। तो पहले मीडियम में आई, उसी में चली गई। बात समझ में आ रही है? ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है ना, टकरा के उसी मीडियम में। घर में टॉर्च लो, मिरर होता है, उस पर डालो, जहाँ से आप डाल रहे हो उस साइड ही वो टकरा के वापस आ जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन होता है। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है बेटा, इतनी बात आपके समझ में आ गई। रिफ्लेक्शन क्या होता है? इतना होता है, ऐसे होता है। ठीक है भाई, इसके बाद आपको पता है मिरर जो होता है, इसमें जब लाइट गिरी, सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, 100% एनर्जी है इसकी। क्या है? एनर्जी। 100% एनर्जी जब गिरी, तो जब यहाँ टकराएगी, एक सरफेस है, कुछ एब्जॉर्ब करेगा, ये कुछ लाइट एब्जॉर्ब करेगा और फिर टकराएगी। तो टकरा के जो जाएगी, उसकी जो एनर्जी होगी वो लेस देन 100% होगी। जब वो गई तो उसकी एनर्जी 100% से कम होती है, तो कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, लाइट चली गई, जितने एंगल से आई, मान लो 30 डिग्री से आई, 30 पे चली गई, बराबर है। लेकिन इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या एनर्जी बोलो, उसमें कुछ लॉस हो जाता है, बराबर नहीं होती। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ओके, तो लाइट टकरा के चली जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, लाइट जब टकरा के जा रही है तो वेवलेंथ वगैरह में कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज इन वेवलेंथ। लाइट की वेवलेंथ चेंज नहीं होती रिफ्लेक्शन से। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है भाई। कितने टाइप का होता है? पहला रेगुलर रिफ्लेक्शन। भाई रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? मान लो हमारे पास स्मूथ सरफेस है, ये नॉर्मल है। मान लो यहाँ पे हमारे पास रेडिएशन आई एक मान लो यहाँ से आई, एक यहाँ से आई, 3 ले लिया हमने। ठीक है, ये टकरा के इधर चली गई, ये टकरा के इधर चली गई और ये टकरा के इधर चली गई, तीनों चली गई। तीनों एक दूसरे के पैरेलल आई थी, पैरेलल ही चली गई, तो इसको बोलते हैं रेगुलर। जैसे आई वैसे ही चली गई, विदाउट डिस्टर्बिंग। ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है। रेगुलर के बाद दूसरा आता है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। बट डिफ्यूज में हमारे पास जो मिरर होता है ना, वो रफ होता है इस टाइप से। इस पे मान लो रेज ऐसे गिरी। अब नोट करने वाली चीज़ क्या है? सभी का एंगल ऑफ इंसिडेंस, देखो सरफेस की शेप चेंज हो रही है। तो नॉर्मल जो होता है तो आपको पता है सरफेस के परपेंडिकुलर किसी भी पॉइंट में नॉर्मल अलग अलग होगा, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल के साथ सभी का एंगल अलग अलग होगा। तो कोई रे ऐसे मुड़ जाएगी, कोई रे ऐसे मुड़ जाएगी, कोई रे ऐसे मुड़ जाएगी। तो मैंने आपसे कहा था कि रेज आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, लेकिन एक दूसरे के पाथ को डिस्टर्ब नहीं करती। वो आपके सामने है। दूसरा, यहाँ बच्चे जनरली सोचते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू आर, यहाँ पे ओबे नहीं हो रहा। भाई ओबे हो रहा है यहाँ पे। सरफेस के साथ इसका जो एंगल है नॉर्मल, देखो इसका नॉर्मल इस पॉइंट पे अलग है, इस पॉइंट पे नॉर्मल अलग बनेगा। मेरी बात समझ रहे हो? तो इसका और इसका एंगल बराबर होगा, इसका और इसका बराबर होगा, इसका और इसका, क्योंकि तीनों के लिए नॉर्मल अलग अलग हैं। तो तीनों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन I इक्वल टू आर को ओबे करते हैं, क्योंकि तीनों का I अलग अलग है, तीनों का R भी अलग अलग होगा। क्लियर है ना? कि कैसे गिरी, कितने एंगल पे गिरी, वो डिपेंड करता है, इसलिए तीनों अलग अलग जा रही है। क्लियर है? तो I इक्वल टू आर हो गया, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो गया। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हमें एक बात समझ में आ गई कि लाइट जितने एंगल पे गिरेगी,
उतने ही एंगल से टकरा के वापस जाएगी। इतनी बात आपके समझ में आ गई। लाइट जितने एंगल से गिरेगी उतने एंगल से टकरा के वापस जाएगी। इसके ऊपर एक छोटा सवाल देखते हैं। सपोज करो मेरे पास एक मिरर है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी हाइट है 4 मीटर, यहाँ से 12 मीटर के ऊपर एक पिलर है, ये है 12 मीटर पे, ये 4 मीटर पे। इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से एक रे ऑफ लाइट कितनी डिस्टेंस पे गिरे, फॉल करे कि वो यहाँ पे टकराए, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, मतलब बी तक पहुँचे वो। तो ये डिस्टेंस बतानी है। ए रे ऑफ लाइट फ्रॉम पॉइंट ए फॉल्स ऑन मिरर एट व्हाट डिस्टेंस, वो डिस्टेंस बतानी है सो दैट इट रीचेज एट पॉइंट बी। तो देखो मान लो यहाँ पे गिरी, तो हमने इसको ऐसे लिया, तो ये इसका नॉर्मल, अरे हाँ या ना, ठीक है। इसके बाद ये टकरा के यहाँ जा रही है, हो गया। अब एक बताओ, ये जितने एंगल पे गिरेगी थीटा मान लो, तो उतने ही एंगल से जाएगी। रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, हो गया। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स। कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल्स। इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं मानता हूँ अगर x, तो ये पूरा 12 है, तो ये कितना बच गया, 12 माइनस एक्स, हाँ या ना, ठीक है। अब देखो ये थीटा, ये 90, बेस परपेंडिकुलर बटे हाइपो, तो परपेंडिकुलर बटे बेस क्या होता है, tan थीटा। यहाँ से tan थीटा निकालो, x/4 मीटर है ये तो, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए ये थीटा, ये 90 बेस और ये परपेंडिकुलर, यहाँ से अगर tan थीटा निकालें तो क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे बेस। दोनों इक्वेशन को अगर देखा जाए, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से देखें, x/4 इक्वल टू 12 माइनस x/12। बात समझ में आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12x, 12 4 जा 48, 4x, इसको इधर ले जाओ 16x, 48, ये आ गया बेटा 3 मीटर। तो इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि यहाँ से 3 मीटर के ऊपर अगर ये रे गिरेगी, फॉल करेगी, इंसिडेंट होगी, तो सीधी जाके यहाँ पे कवर करेगी। इसका मतलब 4 मीटर से गिरी, यहाँ पहुँची, तो ये निकालना है। मैंने जस्ट आपको एक इलस्ट्रेशन दी है कि एंगल बराबर होते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान सवाल था, लेकिन कंसेप्ट क्लियर करता है ये। ठीक है, बात समझ में आ गई, ओके। तो बेसिक इंट्रोडक्शन का पार्ट पढ़ा हमने, आई थिंक समझ में आया होगा। ऑब्जेक्ट क्या होती है, रे क्या होती है। एक छोटी सी बात और पढ़ते हैं अभी, कंसेप्ट ही है। इफ अ मिरर इज टर्न्ड बाय एंगल थीटा, देन reflected ray is turned by 2 थीटा। अगर मिरर को थीटा एंगल से टर्न करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे डबल एंगल से शिफ्ट होती है। कैसे, देखो डायरेक्ट याद करो, एनसीईआरटी का सीबीएसई में कई बार आ चुका है। प्रूफ भी हम कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, आसान है। नॉर्मल हो गया, देखो ध्यान से। अगर ये रे आई ऐसे, ये गई ऐसे, माना एंगल आई, माना एंगल आई, इतनी बात समझ में आ गई। इंसिडेंट रे, अगर मैं मिरर को टर्न कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं मिरर को ऐसे टर्न कर देता हूँ मान लो, तो मिरर जो पहले ऐसे था उसको ऐसे घुमा दिया। कितने एंगल से टर्न किया, थीटा। मिरर ऐसे था, ऐसे कर दिया, ठीक है। जब ऐसे करेंगे तो नॉर्मल भी टेढ़ा होगा भाई। मान लो इसका नॉर्मल जो था वो ऐसे हो गया, एंड एस, कोई दिक्कत नहीं है। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ध्यान है ना, ठीक है। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई। ये नॉर्मल था, इंसिडेंट थी, रिफ्लेक्टेड थी। मिरर को थीटा से चेंज किया तो नॉर्मल भी थीटा से चेंज हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये नॉर्मल है इस मिरर के लिए, इंसिडेंट रे सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, आई प्लस थीटा। ठीक है, तो नई जो रिफ्लेक्टेड रे आएगी, रिफ्लेक्टेड न्यू, वो कितने एंगल से आएगी सोचो, आई प्लस थीटा। नहीं आई बात समझ में? ये एंगल आई, ये कितने से टर्न हुआ, थीटा से। तो इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रही है, आई प्लस थीटा। तो रिफ्लेक्टेड भी कितना बनाएगी, आई प्लस थीटा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, बोलो। और अगर मैं रिफ्लेक्टेड को नाम दे दूं, इसको आर दे दूं, इसको मैं आर डैश दे दूं, क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, अब हमें जो प्रूव करना है वो देखो, एन डैश, इसको नाम दे दें ओ, तो एन डैश ओ आर डैश कितना है, आई प्लस थीटा। एन ओ आर डैश देखो, एंगल एन ओ आर डैश, एन ओ आर डैश, ये आई प्लस थीटा, ये थीटा, दिस इज आई प्लस 2 थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं चाहता हूँ रिफ्लेक्टेड रे कितने एंगल से मुड़ी वो मिल जाए, तो आर ओ आर डैश चाहिए, इतनी बात है ना। ठीक है, तो एन ओ, यहाँ देखो, अगर यहाँ देखा जाए एन ओ आर डैश मेरे पास कितना है, आई प्लस 2 थीटा, मुझे चाहिए ये वाला एंगल। तो इस वाले एंगल के लिए ये देखो, ये वाला एंगल कितना है, आर, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, तो ये एंगल कितना है, आर। तो एन ओ आर इसमें से माइनस करें तो एंगल एन ओ आर कितना है, आई। देखो ध्यान से, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे फर्स्ट वाले के लिए ये आई है, तो ये भी आई होगा, आर बोलते हैं, इंसिडेंट रिफ्लेक्शन बराबर होता है। ठीक है, अब मुझे चाहिए एंगल आर ओ आर डैश। सोचो कैसे आएगा, एन ओ आर डैश, एन ओ आर डैश में से एन ओ आर माइनस करो, एन ओ आर डैश ये पूरा एंगल है, इसमें से एन ओ आर माइनस कर दो यहाँ तक का। देखो ये पूरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक, आई प्लस थीटा, आई प्लस 2 थीटा। मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये, तो यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है, आई, आई माइनस कर दो, आई से आई 2 थीटा। तो यहाँ से प्रूव हो गया रिफ्लेक्टेड रे कितना मुड़ी, 2 थीटा। अगर मिरर थीटा से घूमता है तो ये 2 थीटा से मुड़ती है। सो रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाय 2 थीटा। बात समझ में आ गई? तो अगर मिरर थीटा से घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूमेगी। आज हमने पढ़ा बिल्कुल बेसिक पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट, मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, इमेज क्या होती है, रे ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक, लाइट क्या होती है। तो आज का टॉपिक समझ में आया होगा आपको, अच्छा लगा होगा, बहुत ही बेसिक पार्ट था। कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय ए प्लेन मिरर, रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको आगे के लेक्चर मिलते रहें। थैंक यू।